नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुपुर के पल्लदम में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे लिए तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति बहुत विशेष रही है। संयुक्त राष्ट्र में मैंने जो तमिल कविताएं पढ़ी थी, उसके बारे में विदेशों तक पूछा जाता है। मैंने पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देखें कि तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपके आंखों के सामने है। 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। साथियों, मेरे लिए तमिल भाषा और तमिल संस्कृति बहुत विशेष रही है। संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में मैंने जो तमिल कविता पढ़ी थी, उसके बारे में विदेशों तक में पूछा जाता है। मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में काशी तमिल संगमम करवाया। उसे लेकर भी लोग सवाल पूछते हैं। मैंने इस देश का महान परंपरा का सम्मान करते हुए तमिलनाडु की महान परंपरा, उसका सम्मान करते हुए पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। इसे लेकर भी आज देशवासियों के दिल में तमिलनाडु को जानने की एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें, इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। केंद्र में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। 2004 से 2014 के बीच तमिलनाडु को केंद्र सरकार से टैक्स डिवोल्यूशन की जितनी राशि मिली थी, बीजेपी सरकार ने उसे 3 गुना ज्यादा राशि तमिलनाडु को दी है। और तब दिल्ली में तमिलनाडु से डीएमके के लोग सरकार में बैठे थे, मलाई खा रहे थे, लेकिन तमिलनाडु का भला करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। पिछले 10 साल में
बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु को विकास के कार्यों के लिए पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। और आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली की 4 और हरियाणा की 1 सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। दिल्ली की 4 सीटों पर ये उम्मीदवार हैं। पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा और दक्षिणी दिल्ली से सहीराम को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इससे पहले इसमें पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। पार्टी ने बैठक खत्म होने के बाद ही दिल्ली और हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दिल्ली में 3 मौजूदा विधायकों सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और सहीराम को टिकट मिला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और आसाम, इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के तहत खड़ी कर रही है। जैसा पहले ही गुजरात के अंदर हमने भरूच से और भावनगर से उम्मीदवार घोषित किए थे, आज दिल्ली से चारों लोकसभा सीट जहां से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय हुआ था, उसमें खास तौर से पूर्वी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक आज फैसला किया है। पीएसी के अंदर पूर्वी लोकसभा सीट जनरल सीट है। उस जनरल सीट से हमने कुंडली से हमारे विधायक कुलदीप कुमार, जो एससी कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनको लड़ाने का निर्णय किया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। शायद दिल्ली में पहली बार किसी जनरल सीट से एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को खड़ा करने का कोई पार्टी निर्णय ले रही है। दूसरी तरफ मालवीय नगर से सोमनाथ भारती जी, जो हमारे आज की तारीख में जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनको कैंडिडेट बनाया है। साउथ से सहीराम पहलवान, जो तुगलकाबाद से लगातार ये तीसरी बार वो विधायक चुने गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पूर्वी दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है, यहां से हमने एससी समाज के कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। कोई पार्टी जनरल सीट से एससी समाज को टिकट नहीं देती। बाबा साहिब के सपने को केवल आप पूरा कर रही है। कुलदीप कुमार एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। अभी वे कोंडली विधानसभा से एमएलए है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज की टिकट अनाउंस की है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जी को लड़ा रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा जी हैं, साउथ दिल्ली से सहीराम जी हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी हैं और दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को टिकट दिया जा रहा है। ये जो आखिरी टिकट है, ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। ईस्ट दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है और कुलदीप कुमार एससी समाज से आते हैं। अभी तक कोई भी पार्टी एससी समाज के व्यक्ति को जनरल कैटेगरी की सीट से नहीं लड़ा थी।
एससी समाज के व्यक्ति को केवल रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट से लड़ाया जाता है। आम आदमी पार्टी जात पात में बिलीव नहीं करती। आम आदमी पार्टी मानती है कि सब लोग बराबर हैं, अगर कोई काबिल है तो वो चाहे उसको उस सीट से लड़ाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने मोहाली जनरल कैटेगरी की सीट थी, हमने कुलवंत सिंह को लड़ाया था जो कि एससी समाज से थे। हमने ना केवल उनको टिकट दी थी, उनको हमने ना केवल लड़ाया था, वहाँ की जनता ने उनको जिताया भी था। कुलवंत सिंह इस टाइम मोहाली के एमएलए हैं। इस बार भी हम ईस्ट दिल्ली जो कि जनरल कैटेगरी की सीट है, वहाँ से कुलदीप कुमार यानी मोनू को लड़ा रहे हैं। मोनू एक सफाई कर्मचारी का बेटा है, गरीब परिवार से आता है और इसके पहले काउंसलर था और ईस्ट दिल्ली से वो जब तीनों नगर निगम अलग अलग थे वहाँ से वो लीडर ऑफ अपोजिशन था। बहुत ही समाज के लिए काम करने वाला लड़का है और रात को 12 बजे भी फ़ोन करो तो आपके घर पहुंच जाएगा आपका काम करने के लिए। उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। उसके न केवल कोंडली विधानसभा का भी प्रेजेंट एमएलए है, न केवल अपनी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं में भी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमने ये जो कदम उठाया है कि हम एक जनरल कैटेगरी की सीट से एससी समाज के लड़के को लड़ा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस कदम का स्वागत करेंगे, सब लोग हमें आशीर्वाद देंगे और सभी समाज के लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो भारी भरकम जीत। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने पर मनोज कुमार पांडे ने कहा, जनता ने मुझे कई बार वोट देने का मौका दिया है, अगर राजनीति में है तो आरोप लगेंगे ही। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस जनता ने हमें चुना है उसके लिए हमें केवल सोचना है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हर धर्म का अपना अपना कानून होता है तो सरकार इसे सदन में न पारित करके राज्यों में क्यों लागू करती है। इसका मतलब है चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करना। इस सरकार के पास ध्रुवीकरण के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हर धर्म के अपना अपना कानून होते हैं तो क्यों सरकार सदन में नहीं पारित करते, अलग अलग राज्यों में क्यों पारित करते हैं? इसका मतलब और कुछ नहीं, चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करो और इसके फायदा उठाओ, बस यही। ध्रुवीकरण के अलावा ये सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचे हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टेंट के गोदाम में सुबह अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग हादसे में टेंट का लाखों कीमत का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं टेंट संचालक ने बताया कि सुबह अज्ञात कारणों के चलते टेंट के गोदाम में आग लग गई थी। टेंट के गोदाम में धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना मुझे दी, साथ ही अग्निशमन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन दमकल गाड़ी समय रहते नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में जलकर 5 लाख का नुकसान हो गया है। सुबह 5:30 बजे झाड़ू लगाया है जब पड़ोसी ने बताई है कि इसमें आग लग रही है। दमकल के लिए फ़ोन किया, दमकल 1 घंटे बाद आई है। बीच रास्ते में से लौट गई, फिर दोबारा फिर आई है। क्या था? कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मंदिर में हुई महिला की हत्या का पर्दाफाश किया है, खुलासा किया है। नशे का शौक पूरा करने के लिए आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां बीती 13 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र के शिव मंदिर में रहने वाली महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खुलासे के लिए टीमों का गठन किया था। गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हुआ चाकू, लूट के गहने और कागजात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ईश्वरीय नशे का शौकीन और आदी था। 12 और 13 फरवरी की रात्रि में एक महिला शीला शर्मा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामकिशन शर्मा, जो कि रेलवे यार्ड में एक छोटा सा मंदिर था, अपने बेटे के साथ वहाँ पे रहती थी, उसकी हत्या हुई थी। आज इस घटना का अनावरण हम कोतवाली पुलिस ने किया है और अभियुक्त ईश्वरी प्रसाद सन ऑफ टीकाराम, जो पैगा नगरी, तहसील मीरगंज, जिला
बरेली का रहने वाला, इसकी गिरफ्तारी हुई है और अभियुक्त के कब्जे से घटनास्थल से उसने मृतका के पाजेब और 10,000 रुपये जो दान पात्र है उसमें से ले करके उसका ATM कार्ड, पैन कार्ड और गैस का कार्ड और साथ ही साथ एक पासबुक था जो कि एक पन्नी में रखा हुआ था, उसको लेके भाग गया था। आज अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद उसकी निशादेही पर आला कत्ल चाकू बरामद हुआ है और साथ ही साथ उसके लूटे गए 10,000 में से 3,000 रुपये और साथ ही साथ पाजेब और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बरामद हुए हैं। पूरी घटना का जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त ईश्वरी प्रसाद वहाँ पर आया और मंदिर में उसका पुत्र जो महिला थी, उसका पुत्र था शिवम नाम का, सचिन नाम का, उसका नाम सचिन था, सचिन नाम का उसका पुत्र, उसने उसको झांसे में लिया, उसके सर में चोट लगी थी तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसको अपने विश्वास में लेकर के मैं तेरी शादी करा दूंगा, इस आधार पर उसके घर में उसने एंट्री पाई और अपना नाम उसने वहाँ पर शिवम बताया था कि मैं शिवम हूँ और मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। बाद में जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसने फर्जी नाम बताया था, उसका नाम ईश्वरी प्रसाद सन ऑफ टीकाराम है जो कि बरेली का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अननोन मर्डर था जिसका आज खुलासा किया गया, अननोन व्यक्ति, अननोन मर्डर, और जो कि पूरे परिवार को उसने अपने विश्वास में लेकर के उनके साथ ऐसी घटना की। सर तक कैसे पहुंची पुलिस? सर्विलांस टीम, हमारी सर्विलांस टीम थी, लोकल इनपुट और जो मैनुअल इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हत्या के पीछे का मोटिव क्या था सर? क्यों उसको मारना पड़ा महिला को? जो अभियुक्त ईश्वरी प्रसाद है वो रात में उस दान पात्र में से पैसे निकाल रहा था, उसी समय महिला जग गई थी और उसने उसको रोका था कि और बताया कि मैं अपने बेटे को बुला करके तेरे खिलाफ अभी कंप्लेंट करती हूँ, तुमको जेल भिजवाऊंगी। मेरठ प्रशासन की मदद से मेरठ की 3 एसिड विक्टिम और उनके एक साथी जो खुद भी एसिड अटैक का शिकार हो चुके हैं, उन्होंने मिलकर कैफे कहे या कैंटीन अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर दी है। मेरठ तहसील प्रांगण में ये कैंटीन इस बात की गवाह है कि हादसा कितना भी भयंकर हो, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ऊंचे हौसले ही मिसाल है। गीता और शाहनवाज पर एसिड फेंकने वाले जेल छूट गए, लेकिन शिवानी ने अपने साथ हुई नाइंसाफी की लड़ाई लड़ी और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, जबकि आरोपी ने 25 लाख की रकम का चेक समझौते के लिए उन्हें दिया, लेकिन शिवानी ने उसे ठुकरा दिया। शाहनवाज पर तो उस समय तेजाब फेंकने का जब वो महज 4 साल का मासूम बच्चा था। भावना पर बर्फ बेचने वाले एक अधेड़ ने शादी से इनकार करने पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया था। ये चारों इलाज के दौरान अस्पताल में मिले और तय किया कि वो अपना काम करेंगे, लिहाजा शिवानी और शाहनवाज ने DM मेरठ को एक प्रार्थना पत्र दिया और तहसील परिसर में उन्हें ये जगह इसके बाद मिली जो बन गई इनके लिए सेकंड इनकम। लोग भी इनकी सेकंड इनिंग के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और मानते हैं कि इनके साथ हुए अन्याय भरपाई को तो वो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन इन्हें सपोर्ट किया जा सकता है। शादी की बात भी मैं पढ़ रही थी, मेरी 2.5-3 साल की बेटी थी। जिस बंदे ने मेरे ऊपर ये किया है वो एक कस्टमर था हमारा, डेली बेस का। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं अपनी मम्मी के पास ही रहती थी क्योंकि मेरे भाई पापा कोई नहीं था, मेरी मम्मी थी सिर्फ, तो मैं उनकी सपोर्ट की वजह से उन्हीं के पास रहती थी। जिस टाइम पे ये मेरे साथ में अटैक हुआ था तो 7 मई थी, 3 मई में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे 10th क्लास के, और 7 मई को उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद में अटैक होने के बाद में मेरी काफ़ी लाइफ कम से कम भी 5-6 साल ऐसी बीती कि जो मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल पाई थी और घर के अंदर ही रहती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के बाद में मतलब हमें कुछ पता चला। एक चंद्रास मिश्रा थे, उन्होंने आके मुझसे संपर्क करा और उन्होंने ही मुझे घर से निकलने की मतलब कि एक तरीके से पहल किया। तो 2018 में मुझसे अटैक हुआ था। मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। उस स्कूल के जो ओनर थे उनका बिहेव मेरे प्रति गलत था। वो मुझसे कुछ गलत आशा रखते थे, जो चीज़ें मुझे मंजूर नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने कुछ ऑफ़र भी दिया, मुझे प्रपोज किया, वो मैंने डिनाई कर दिया। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की ईगो हर्ट हुई, उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी और उसी की रंजिश में उसने मुझ पर ये एसिड अटैक करवाया था। 6 अपराधी थे इसमें, उन्होंने कुछ लड़के हायर किए थे और आज की डेट में वो सब जेल में हैं, उनको उम्र कैद हो चुकी है सभी।
जब हम जैदी फार्म में रहते थे तो मैं उस समय 4 साल का था। तो हमारे 2 मकान थे, एक में हमारी पूरी फैमिली रहती थी और एक हाउस में किराएदार रहते थे। तो काफ़ी समय से एक व्यक्ति काफ़ी समय से रह रहा था, लड़का था वो, और बाकी थोड़े ज़्यादा उम्र के थे लोग। तो पापा ने उसको तोड़ करके बनाने के लिए बोला उनको, मकान के भाई मैं अब इसको तोड़ करके बनाऊंगा तो आप इसको खाली कर दो। तो सब लोगों ने खाली कर दिया था, एक व्यक्ति ने खाली नहीं किया था जो पहले से काफ़ी समय से रहता हुआ आ रहा था। ठीक है। और वो घर की तरह घुल मिला हुआ था काफ़ी समय से, जैसे कि रह रहा था तो अपनों की तरह प्यार हो जाता है। तो वो बिजली की फिटिंग भी जानता था, हमारे पूरे घर की उन्नी बिजली फिटिंग करी हुई थी। तो पापा ने उससे भी बोला भाई आप भी खाली कर दो उसको, मैं आपको कहीं और शिफ्ट करा दूँगा। तो बोलने लगा भाई कुछ समय मुझे दो, मैं इसको खाली कर दूँगा 1 मंथ के अंदर। तो 1 मंथ चला गया, पापा ने दूसरे मंथ उसको बोला कि भाई 1 मंथ चला गया, अब आप इसको खाली कर दो। बोलने लगा जी थोड़ा समय दो ना, मैं इसको खाली कर दूँगा। उसके बाद फिर वो समय भी काफ़ी हो गया, पापा ने फिर बोला भाई इसको खाली कर दो, अब मुझे दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोला जी मैं इसको खाली नहीं करने का, आपके बस की तो खाली करा। पापा को इस बात पर गुस्सा आया, पापा ने कहा भाई मैं तो इसको खाली कराऊंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है, कहीं और आपको शिफ्ट कराना है तो मैं इसको करा दूँगा, आप पूरी हेल्प करूँगा। तो वो पापा को उल्टा सीधा बोलने लगा, कहने लगा कि जी मैं खाली नहीं करूँगा। उस चीज़ को लेकर के पापा ने कुछ गली के लोगों को लेकर के, जिम्मेदार जो थे उनको लेकर के उस हाउस को खाली कराया गया। वो बोलने लगा कि भाई मैं आपको देख लूँगा। पापा ने कहा कि भाई क्या देख लोगे, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, मुझे खाली कराना था, मैंने खाली करा दिया। तो पापा ने फिर इग्नोर कर दिया उसकी बात को। वो कुछ समय बाद चला गया, जाने के बाद कहीं और शिफ्ट हो गया और कुछ लोगों के साथ मिल करके उसने प्लान किया कि इनका बच्चा जो है एक बेटा, उसके बेटे को ख़त्म कर दिया है, मार दिया जाए, तो शायद उनको एक झटका लगेगा, उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है। ये सोच करके उनने कुछ प्लान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा बहराइच हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में एक युवक की जान चली गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने पिकअप चालक को खंबे से बांधकर पिटाई की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली देहात इलाके का है, जहां के बेरिया गांव के पास रविवार को बाइक और पिकअप वाहन की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण नाराज हो गई, सभी ने चालक को खंबे से बांधकर उसको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने आने के बाद उसे मुक्त कराया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।